बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंड्स और आप देख रहे हैं ST TV। इंसान को जो पूरे एनिमल किंगडम के ऊपर फ़ौक़ियत देने वाली चीज़ है वो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी है, और ज़ाहिर है उसी की वजह से एनिमल किंगडम का सरताज है, बेताज बादशाह है। लेकिन ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इशू भी है। जब आप किसी चीज़ को कॉग्निटिव एबिलिटी से अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर कई हज़ार साल की एंथ्रोपोलॉजी इकट्ठे होकर चली गई है, तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जिनके दरमियान में रह के आप वो चल रहे होते हैं, और जिससे साइंटिफिक हैसियत किसी हद तक हासिल होगी है कि क्या नॉर्मल है, क्या नॉर्मल नहीं है। बाउंड्री बड़ी ब्लर है, मार्जिन बहुत चौड़ा है, बट और ज्यों-ज्यों सोसाइटी कुछ देर पहले तक तो फिर इट वाज़ ऑलराइट। अब सोसाइटी में कहते हैं कि हर साल उतने ही चेंजेस आते हैं जितने एक सदी में आते थे, बल्कि 1000 साल में आते थे। तो जो रेफरेंस है जिसके अगेंस्ट आप मेजर करते हैं चीज़ों के, वो बिल्कुल चेंज होते जाते हैं, जिसकी वजह से आपके परफेक्टली नॉर्मल बिहेवियर को लोग गलत समझते हैं, कहीं फिर उसकी फीडबैक होती है, लूप आनी शुरू होती है। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू। तो अपनी दिमागी सेहत को खुद हैंडल करने की बजाय ये ट्रेंड है अब बड़ा कि लोग दूसरे के पास जाते हैं जो क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है, उसने पढ़ाई की है, उसमें वो समझता है, तो ताकि वो कर्सर के तौर पे वो उसको दोबारा से समझ सके और बता सके। तो जो गुज़िश्ता दिहाइयों में बाहर तो बहुत ज़्यादा है, अगर बच्चे ने थोड़ा डांट नहीं खा के रो पड़ा है या माँ ने स्पैंक कर दी, तो इन बातों पे भी वो काउंसलिंग ले लेते हैं जाके। हमारे यहाँ ये एक तरह का स्टिग्मा समझा जाता है, वो पागल का लफ्ज़ जो है ना वो, हालांकि इट्स नॉट। बाकी चीज़ों में भी तो आप छोटी छोटी जो आपने अगर बैटरी नहीं गाड़ी की, तो आप बिल्कुल अंगूठा छाप बंदे के पास जाके पूछते हैं कि ये बैटरी का, वो आपको आपसे अच्छा मशवरा देता है। तो मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए इस डिसिप्लिन को सीरियसली लेना उतना ही अहम है जितना हेल्थ को किसी और तरह से प्रिजर्व करना। तो इन मसाइल पे जो ख़ास तौर पे नई जनरेशन को पेश आ रहे हैं, इन पे गुफ्तगू करना जो है ये एक, मैं समझता हूँ कि एक सोशल सर्विस है जो बिल्कुल प्रो बोनो करनी चाहिए और उसके फ़ायदे होते हैं। इस चीज़ को आगे समझने के लिए थोड़ा सा और कि डिसिप्लिन क्या है और आज के दौर में इसकी अहमियत क्या है, हमने इम्पोर्टेंट गेस्ट को अपने साथ दावत दी है। मेरे सामने बैठी हैं डॉक्टर राफ़िया बतूल ख़ान। आपने PhD की हुई है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और आप एज ए सीनियर थेरेपिस्ट प्रैक्टिस भी कर रही हैं और रिसर्च वर्क भी कर रही हैं एक थिंक टैंक के साथ। और इनके लेफ़्ट में हैं ज़ेबा शौकत, जिन्होंने हाल ही में ग्रेजुएशन की है इस फील्ड में और आगे अब परसू कर रही हैं कैरियर को। डॉक्टर साहब जी, मैंने बात की, इसको थोड़ा सा आप बेहतर करके मेरे जो मैंने बताया इसको सम अप करके थोड़ा सा बताएं ना कि इसकी नीड क्या है और कॉनोटेशंस क्या हैं इसकी। बिल्कुल। जैसे कि आपने बात की कि सोसाइटी इवॉल्व हो रही है और ये टाइम पीरियड बहुत ही फ़ास्ट फॉरवर्ड पेस में चल रहा है। तो इसमें जैसे-जैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, टाइम पीरियड इतना इवॉल्व हो रही है कि लोगों के कॉग्निटिव फ्रेमवर्क भी बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहे हैं। तो इसमें हर इंसान जो है वो उलझा रहता है, उसको अपने रिस्पॉन्स का पता नहीं होता कि उसने किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि इतनी फ़ास्ट फॉरवर्ड जब चीज़ें चल रही होती हैं, तो रिस्पॉन्स कभी-कभी इंसान की अपनी समझ में भी नहीं आते। तो इस वजह से आजकल की जो यंग जनरेशन है ख़ास तौर पे, जो पहले लोग थे जो थोड़े से 30-40 जिन्होंने क्रॉस की, उनकी और तरह से फ्रेमवर्क बने हुए थे, उन्होंने कुछ बुज़ुर्गों से के साथ टाइम स्पेंड किया था, कुछ चीज़ें उन्होंने खुद लर्न की थी। लेकिन ये जो यंग जनरेशन है, ये इतने फ़ास्ट टाइम पीरियड की वजह से इनमें ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। और उस तरह की ओवरथिंकिंग है कि जो कि उनके अंदर फिज़िकल सिम्पटम्स ला रही है, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा कॉज़ कर रही है। तो इस वजह से जब उनकी अपनी थॉट्स बहुत ज़्यादा उलझी रहती हैं और उनको नहीं पता होता कि किस मौके पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, तो डेफ़िनिटली एक प्रोफ़ेशनल होता है जो उनके उन सारे कॉग्निटिव फ्रेमवर्क्स, उनके जो मेंटल स्कीमाज़ हैं, जो उलझे हुए हैं, उनको सुलझाने में बहुत मदद देता है। और उससे उसको रेस्क्यू हैंड होल्डिंग करके बाहर निकाल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जब इंसान एक खुद अपनी थॉट्स में उलझा होता है, तो उसको नहीं पता होता कि किसका सिरा कहाँ पे जा रहा है। तो जब उनकी सारी बात सुन के, उनको बताना कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये चीज़ इसका कभी-कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान को लगता है कि उसके इर्द-गिर्द एक बबल है और उस बबल में बंद है। हालाँकि ऐसा नहीं होता, वो उसका खुद साख्ता बबल होता है। तो उसको जब बताना है कि इसके बाहर भी दुनिया है और मुख्तलिफ ज़ावियों से जब लोगों को बताना है कि आपने कैसे सोचना है,
तो डेफिनेटली उनके सोचने की एबिलिटी भी इम्प्रूव होती है और बेहतर तरीके से वो अपनी डेली रूटीन में बिहेव करते और हैं। बहुत सब टाइम बच जाता है जो उससे स्ट्रगल करने में गुजरता है। बिल्कुल, वो कहा भी जाता है ना कि यू कैन नेवर सी अ पिक्चर इफ़ यू आर इन फ्रेम, कि खुद अगर खड़े हुए और तस्वीर किसी ने खींची है तो पूरी तस्वीर तो आप नहीं देख सकते, तो बाहर का देख के बिल्कुल ठीक है। आप ज़ेबा ये बताइए कि आप स्टूडेंट हैं और ग्रेजुएट हो चुकी हैं बिल्कुल और ऐसे। आगे पढ़ाई भी कर रही हैं, हाउ डू यू सी दिस एज ए प्रोफेशन? आप क्या समझती हैं किस तरह जाके आप यंग, क्योंकि अभी खुद उन्हीं में से आप भी हैं बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, है। और आगे बिल्कुल जाके व्हाट डू यू थिंक, क्विकली 2-4 लाइनों में बताएं हमें। सर, एक्चुअली आई थिंक कि जितने भी हमारे पास अभी लोग आ रहे हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे होते हैं कि मेंटल हेल्थ इज़ नथिंग, जबकि मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर फिजिकल हेल्थ। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जब आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहता है, जब आप अपने टारगेट्स को, आपको पता होता है कि आपके टारगेट्स हैं, आपके क्या क्या टारगेट्स है, क्या कहाँ पे आपने कब क्या करना है, तो आप फिजिकली भी फिट रहते हैं, आपको अपना टाइम परसू करना आ जाता है। तो अभी तो माशाल्लाह लोगों में ये शऊर आ रहा है आराम आराम से कि अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करते हैं, काउंसलिंग लेते हैं डिफरेंट लोग। लेकिन हमारे कल्चर जो टेबू है वो ये है कि अगर साइकोलॉजिस्ट के पास कोई जाता है तो एक टाइटल दिया जाता है कि ये पागल है। अब उस टाइटल को ख़त्म करने के लिए हम आगे फर्दर ये काउंसलिंग सेशंस, अवेयरनेस सेशंस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कंडक्ट करते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं कि आया जो मेंटल हेल्थ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन योर फिजिकल हेल्थ। अगर आप अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना आप टेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं जो मेन टारगेट हमारा मेंटल हेल्थ के ऊपर है हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, विच इज़ नॉट गुड। विच इज़ तो नॉट आप गुड। समझती हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट इस वक्त बन रहे हैं बिल्कुल उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एज ए नीश मार्केट आगे होगी? बिल्कुल। जो अभी जो न्यू साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं हमारे पास, ऑटिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है, स्पीच डिले ज़्यादा हो गया है। अब ये जो इम्पोर्टेंस है साइकोलॉजी स्टूडेंट के, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम हाई हो रहा है। अब लोगों में शऊर आ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा सर कि पाकिस्तान में भी जब हम पहले आज से कोई 10 साल पहले, 5 साल पहले देखते थे तो साइकोलॉजी डिग्री को वो कुछ समझते ही नहीं थे। ऐसे लोग साइकोलॉजी पढ़ने जाते थे जो एक 50% या 30% पे भी शायद उनको एडमिशन मिल जाता था। लेकिन अब उनकी डिग्रीज की भी अहमियत है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में माशाल्लाह उन्होंने साइकोलॉजिस्ट प्रॉपर रखना स्टार्ट किए हैं। इवन स्कूल में भी जो चिल्ड्रन बिहेवियर होता है, मेरा ज़्यादातर काम जो है चिल्ड्रन के साथ रहा है, तो मैं अक्सर देखती हूँ कि अभी लोगों में ये चीज़ ज़्यादा उस पे आ गई है कि वो स्कूल में भी साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं। बच्चों के बिहेवियर और उसकी जो एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल होता है ड्यूरिंग स्टडीज़, उसको मैनेज करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी उसमें होते हैं कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि वो दे स्टार्ट क्राइंग और इतनी एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं कि वो जो उनको चीज़ें आ भी रही होती है वो भी एक चीज़ों में ऐसे कन्वर्ट हो जाती है कि वो फिर इलाज उनका मुश्किल हो जाता है मुश्किल हो फिर। जाता है। डॉक्टर साहब ये बताएं, इन्होंने ऑटिज्म को, ऑटिज्म करेक्ट करें मुझे इफ आई एम रॉन्ग, ये तो एक तरह की फिजिकल कंडीशन नहीं है? बिल्कुल ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और नहीं, ये जेनेटिकली इंट्रेंच नहीं होती है? हाँ, जेनेटिक्स भी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। असल में ये जेनेटिक्स तब होते हैं जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है। उसके बिफोर बर्थ? हाँ, बिफोर बर्थ भी उसकी, जब उसके मदर वॉर्म में डेवलपमेंट हो रही होती है और उसके बाद जब वो इन्फेंट होता है तो उस टाइम भी उसकी जो अच्छा, डेवलपमेंट हो रही होती है उसमें काफ़ी जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। और जेनेटिक फैक्टर्स उसके उस टाइम में हैं जब बच्चा इन्फेंट होता है और अपने माइलस्टोन अचीव करता है। अब एक नॉर्मल जो बच्चा होता है उसका एवरेज टाइम होता है कि वो 10 से 12 महीने के दौरान में चलना शुरू कर देता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनके माइलस्टोन बहुत डिलेड होते हैं, उनकी स्पीच भी क्लियर नहीं होती। तो उसमें वैसे बच्चों का, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, जो एडीएचडी बच्चे हैं, इनका पता 2 से 3 साल में लग जाता है। लेकिन जैसे कुछ पेरेंट्स को नहीं भी पता चलता। अब आजकल जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और अटेंशन डेफिसिट होते हैं, तो पेरेंट्स वो को तो यही लग आजकल रहा बड़े होता है कि बड़े भी हैं अटेंशन डेफिसिट। हाँ, बिल्कुल। तो वो क्योंकि एक तो अटेंशन स्पैम हम लोगों का कम है, जिस स्क्रीन के यूज़ की वज़ह से अटेंशन स्पैम कम होता है।
और तो इसलिए बच्चों का भी आजकल स्क्रीन यूज़ बहुत ज़्यादा है। छोटा सा बच्चा है तो वो ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहा है, ज़्यादा उसकी एक्टिविटीज़ हैं, तो पेरेंट्स को पहले आइडिया नहीं होता। और दूसरा एक और चीज़ जो मैंने बहुत नोटिस की है, पहले तो एक बहुत क्लियर हमारे पास पिक्चर होती थी कि ऑटिज़्म है, ये एडीएचडी, हम क्लिनिक में आराम से डायग्नोज़ कर लेते थे। लेकिन अभी कुछ बच्चे जो हैं वो नॉर्मल हैं और फिर भी उनके माइलस्टोन लेट अचीव हो रहे हैं, वो इस वजह से कि उन्होंने मोबाइल पे जो कंटेंट देखना है वो हमारी लैंग्वेज में नहीं है। तो वो उस वजह से भी, और जब उन्होंने लर्निंग कम हो रही लर्निंग कम होती है, और उनकी जो सारी लर्निंग है वो विजुअल लर्निंग है। तो विजुअल लर्निंग जो है वो वर्बल लर्निंग में इतनी जल्दी नहीं आती। कन्वर्ट नहीं होती। एग्जैक्टली तो उस वजह से भी एक तो बच्चों के माइलस्टोन बहुत डिले हो रहे हैं। ये दो छोटे छोटे मुझे ख्यालात सवालात आ रहे थे, हो सकता है मैं गलत हूँ। ये जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, मैंने ज़्यादातर लड़के देखे हैं, ये सही बात है कि ज़्यादातर ये जेंडर इसी तरह लड़के ज़्यादा ऑटिस्टिक होते हैं, लड़कियाँ कम होती हैं? नहीं, इसमें जेंडर का इतना कोई ख़ास वो है नहीं। ऑटिस्टिक गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज़ भी होते हैं। अच्छा, बॉयज़ जो ऑटिस्टिक होते हैं वो थोड़े-से सोसाइटी में हाइलाइट इसलिए भी हो जाते हैं फिर कि शेर होते हैं, नज़र आते हैं, एग्ज़ैक्टली उनका एक्सपोज़र थोड़ा-सा एक्सपोज वो होते हैं। एक्सटर्नल एक्सपोज़र ज़्यादा होता है, और बच्चियाँ जो होती हैं फीमेल जो, वो थोड़ा घर में उनका रहना होता है, तो उनका जो ऑटिज़्म है वो वैसे भी थोड़ा चेंज करके उनको किसी और इंटेलेक्चुअल डेफिसिएंट में डाल दिया जाता है पेरेंट्स की तरफ से। मदर काफ़ी उसको कर लेती हैं, ज़्यादा बोलने नहीं दिया जाता, ज़्यादा बात करने नहीं आता, खेलने नहीं दिया जाता, चलने नहीं दिया जाता, तो वो थोड़ा-सा उस तरीके से कवर हो जाती हैं। कवर हो जाती है। एग्ज़ैक्टली। वैसे टू बी प्रिसाइज बिल्कुल हो सकता है हमारी समझ में ना आए मेडिकल टर्म में, या जैसे है क्या ऑटिस्टिक, क्या होता है वैसे? ऑटिस इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है हमारा। हाँ, बिल्कुल। ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और इसमें जो बच्चा है, एक तो सबसे पहले उसका अटेंशन स्पैन बिल्कुल नहीं होता, और अगर उसका होता भी है तो एक सर्टेन चीज़, सर्टेन सिंबल्स की तरफ वो अट्रैक्ट होता है। मतलब किसी एक कलर की तरफ ऑटिस्टिक बच्चे बहुत, जैसे येलो कलर है, वो अगर किसी भी जगह पे येलो देख लेंगे तो वो उस फ़ौरन से उसकी तरफ चलना शुरू कर देंगे, और सर्टेन किस्म की जो वॉइसेज़ हैं उसकी तरफ वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। फिर उसके बाद इनके ब्रेन के अंदर जब इलेक्ट्रोड पास आउट हो रहे होते हैं, जो सिग्नल्स दे रहे होते हैं एक नॉर्मल बंदे को, तो वो एकदम से इलेक्ट्रोड्स की फायरिंग, न्यूरॉन्स की फायरिंग इतनी ज़्यादा होती है कि ये बच्चे कोई ऐसा इनको कोई स्टिमुलस नहीं मिलता और एकदम से ये चीखना शुरू कर देते हैं या रोना शुरू कर देते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जो होता है, जैसे एपिलेप्टिक बच्चों का भी यही होता है कि न्यूरॉन्स की फायरिंग दिमाग के अंदर, नॉर्मल इंसान की तो नॉर्मल हो रही है, नॉर्मल बिहेव कर रहा है, नॉर्मल तरीके से देख रहा है, लेकिन इनकी नॉर्मल नहीं होती, कहीं कहीं डिस्टॉर्ट होती है, तो इस वजह से इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। और दूसरा ये है कि डेफिनेटली अगर हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इसमें ब्रेन डेवलपमेंट भी आती है और फिजिकल डेवलपमेंट भी आती है, तो इनमें दोनों पे इफेक्ट होता है। अगर ब्रेन भी के अंदर भी इनका नॉर्मल लोगों से जो इंटेलेक्ट है उनका कम होता है, तो फिजिकल ग्रोथ भी उनकी नॉर्मल बच्चों से हैम्पर हो कम जाती होती है डेफिनेटली। हैम्पर हो जाती। तो ये भी क्या फैक्ट है कि ये जो पुराने ज़माने में, मतलब यूएस में 200-300 साल तक जो एम्फेसिस था एजुकेशन का, वो रहा इस पे, स्कॉलरशिप पे, क्या माइंड एक्टिविटी पे। 100 साल से इंडस्ट्रियल हुआ है तो वो लर्निंग पे हो गया, उससे चेंज हो गया। और उसकी रीज़न थी कि आपने एमसीक्यूज वो सारे इसलिए किए क्योंकि उन्हें वर्क फोर्स चाहिए स्किल्स पे। तो आजकल तो बड़ा क्लिशे ये चलता है कि ये डिग्रियां जो ख़त्म हो गई हैं और स्किल्स हो जाएंगी करने के लिए, तो वो तो बड़ा कन्फ्यूजन है। ये किसी को जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको बताना चाहिए कि ये स्किल्स जो हैं ये उस प्लेटर के ऊपर हैं जिसके नीचे वो स्कॉलरशिप है, वो ख़त्म नहीं। डू यू थिंक कि जो मैं ये बात कर रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है हाँ, बच्चों को गाइड करने के लिए? डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्किल जो होती है ना वो सिर्फ एक डोमेन है, वो, और जो आपकी एजुकेशन है, जो आपका बेसिक नॉलेज है, वो एक फुल डोमेन है, वो हर तरीके से कवर करती है। तो उस डोमेन का स्किल सिर्फ एक वो एलिमेंट है। अब कुछ हमारी सोसाइटी में जो एक सर्टन लोग स्किल सीखते हैं, आपने देखा होगा कि वो सोसाइटी में सिर्फ एक ही तरह का काम कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल नहीं होते, क्योंकि स्किल सेट तो एक ही तरह का होता है। तो अभी वैसे किसी हद तक ये बेहतर भी बात है कि स्कॉलरशिप और इस तरह की दौड़ से बच्चे बाहर निकल गए हैं और ज़्यादा स्किल्स को लर्न कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हर चीज़ के जहाँ पे कुछ अच्छी इफ़ेक्ट होते हैं वहाँ पे बुरे भी होते हैं। तो इसमें ये है कि एक तो बुक रीडिंग और ये इस तरह से चीज़ें, जिस तरह से आपने बताया कि जितना ये टाइम पीरियड एक फास्ट फॉरवर्ड पेस में चल रहा है, उसी तरह से लोग जो हैं वो अर्जेंटली, जैसे असाइनमेंट्स हैं बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, और इस तरह से छोटी छोटी मिनी प्रोजेक्ट्स हैं जो जल्दी में हो जाते हैं, और उस तरह से डिटेल में बुक रीडिंग और वो चीज़ें नहीं होती।
लेकिन पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम में अभी भी ये चीज़ें मौजूद हैं जिसमें बेसिक लर्निंग को इम्पोर्टेंस दी जाती है। इम्पोर्टेंट दी जाती है। आप ये बताएं कि किस किस्म की मुश्किलात हैं इस कैरियर को डेवलप करने के लिए साइकोलॉजी एज ए साइकोलॉजिस्ट? एज अ उसकी साइकोलॉजिस्ट वजह है कि जो तो एकम्प्लिश हो गया ना, बिल्कुल डॉक्टर साहब बैठी हैं आपके साथ, बिल्कुल वो तो और चीज़ है। इस हद इधर इस जगह तक पहुंचने में ग्रेजुएट होने के बाद क्या मुश्किलात है? हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ एग्जैक्टली कि जो कैरियर का डोमेन है एक्सपर्ट्स का, वो अगर अच्छा होगा तो सोसाइटी ने उसी से फ़ायदा उठाना है। एग्जैक्टली। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अब जब एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होता है उनके लिए ये प्रॉब्लम्स आती है कि उनको मोटिवेशन नहीं होती। उनको शुरू से एक लफ्ज़ किया कहा मोटिवेशन तो जाता उन्होंने है, सेल्फ अपने आप को मोटिवेट करना है। अगर बाय चॉइस आए हैं, बाय चॉइस आए हैं, उनके लिए वो मोटिवेशन होती है। अब जैसे आपने एक्सपर्ट्स की बात की है, वहाँ पे जिस इन्वायरमेंट में ये लोग रहते हैं उनको अक्सर हाईलाइट ये किया जाता है कि ये साइकोलॉजी का कोई स्कोप नहीं है, तो वो उनके जहन में स्कोप तो है। कहीं बड़े लोग मरीज आते हैं, बड़े पैसे कमा रही हैं। मैं उस पे आ रही हूँ। हम उनको बड़ी कोशिश करके प्रोग्राम में इनवाइट एग्जैक्टली किए, उनका स्केड्यूल देखे तो स्कोप तो है ऐसे ना। स्कोप अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, लेकिन अभी अगर हम स्टूडेंट्स के तौर पे बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। अब हम ग्रेजुएट है, वी आर, और अभी हम और भी उसको परस्यू कर रहे हैं उस डिग्रीज को, तो हमारे लिए वो एक स्ट्रगल जो एक फेस था वो हम उसको फेस कर चुके हैं। अब जो ग्रेजुएट हो रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें अक्सर ये चीज़ पाई जाती है कि वो कहते हैं कि मैंने क्लिनिक में नहीं बैठना, या मैंने जो है यहाँ से मुझे मुनाफा नहीं होगा क्योंकि पेशेंट्स कम होते हैं। और उसके लिए अगर हम साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, उनकी स्ट्रगल्स की बात करें, तो उनमें करियर चूज करने में उनको थोड़े से मुश्किलात ही आते हैं कि साइकोलॉजी का कहीं पर भी आप एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं ना, तो साइकोलॉजी का हर फील्ड का जो है, हर डिपार्टमेंट का हर डॉक्टर उनको चाहिए होता है। लेकिन जब हम साइकेट्री की बात करते हैं तो वो साइकेट्रिस्ट लिखता है, और बहुत सारे लोगों को साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन नहीं पता होता, तो साइकोलॉजिस्ट को वो लोग बीच में से निकाल देते हैं। आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि वो हर डिपार्टमेंट में से 3-3 4-4 डॉक्टर्स उनको चाहिए होता है, लेकिन जब साइकेट्री में आते हैं तो उनको जस्ट साइकेट्रिस्ट चाहिए होता है। एंड साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपको थेरेपीज और काउंसलिंग के ऊपर लेके जाते हैं। तो हमारे लोग ऑर्गेनाइजेशन में भी ये शऊर नहीं है अभी आहिस्ता तक, आहिस्ता डेवलप हो। आहिस्ता आहिस्ता है कि वो अभी प्रॉपर तरीके के साथ एक प्रॉपर हॉस्पिटल में जो है साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाए, उनको अच्छी पे किया जाए, उनके एक रिस्पेक्ट वैल्यू पे चलें, लेके जाए। लगता है और अगर अंडरस्टैंड हो जाएगा डेवलप। डॉक्टर साहब क्विकली, ताकि ख़त्म करें हम प्रोग्राम को, 2-3 बड़े सेट बताइए जो पाकिस्तान में से इससे रिलेटेड, इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं। मसलन आप अगर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाएं ना, तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा सबसे ज़्यादा डायबिटिक आते हैं। हालांकि और एंडोक्राइन ग्लैंड भी ख़राब होते होंगे, बट सबसे ज़्यादा का उसने कहा कि डायबिटिक आते हैं। अस्पताल में जाएं इमरजेंसी में, तो उसने कहा सबसे ज़्यादा कार्डिक रिलेटेड लोग आते हैं। तो आपकी फील्ड में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट कौन सी 2-3 चीज़ें? एंग्जाइटी के बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हाथ धोते रहे, हाथ होते रहे, एग्जैक्टली, और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। अच्छा, ये वाले जो पेशेंट हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और ये सारे फिजिकल सिम्टम से रिलेटेड होता है। जो एक मसलन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या सिम्टम हो सकता है? डिफरेंट तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा तो एंशियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग आते हैं। जैसे बहुत सारे मैंने लोग देखते हैं जो प्रोफेशनल ओरिएंटेड होते हैं, उनमें बहुत एंग्जाइटी होती है, एक दौड़ है ज़िंदगी की। फिर रिलेशनशिप इश्यूज़ के भी काफ़ी लोग आते हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी चीज़ को कहूँगी तो वो एंग्जाइटी के पेशेंट्स हैं। एंजाइटी के पेशेंट आते हैं। और सबसे बड़ा इशू क्या है इसको, कि ये जो पेशेंट है मिसट्रीट हर फील्ड में होता है ना, जैसे डायबिटिक है वो, उसका कुछ और, चीनी सिर्फ छोड़ दो, बाकी ये पूरा पता नहीं होता। तो इससे क्या रिलेटेड सेट ऑफ एजुकेशन है जो अवेयरनेस दी जाए, जिसके नतीजे में बंदे को खुद पता लग जाए कि इस वक्त अब मुझे जाके प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चाहिए। अच्छा, जब इस तरह के सिम्टम्स जब आपकी डेली रूटीन को इफ़ेक्ट करने लग जाएँ, जब आपको लगे कि आप नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे और दूसरे लोग भी आपको उस चीज़ों से मुतासिर हो रहे हैं,
तो डेफिनेटली तब आपको प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। और एक और चीज़ जो अगर घर में बैठे हुए लोगों के लिए मैं कहूँ तो माइंडफुलनेस एक एक्सरसाइज है हमारी साइकोलॉजी के अंदर, जो नॉर्मल लोग इन सब चीज़ों से बच सकते हैं कि अगर वो अपने माइंड में एक माइंडफुलनेस रखेंगे, पॉजिटिविटी रखेंगे और जो उनके पास है उससे सेटिस्फाई रहेंगे और हर चीज़ को एक प्रॉपर देखें, हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है और उसने एक फेज से गुजरना होता है। जैसे ये अभी बात करी थी स्टूडेंट्स की, तो हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है और ये एक नॉर्मल है और एक प्रोसेस है जिसे सबको गुजरना होता है। तो इस तरह से ज़िंदगी की चीज़ों में भी एक प्रोसेस है, सबको ही गुजरना होता है। तो अगर वो घर में थोड़ी सी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें तो कभी भी एंग्जाइटी और इस तरह के इसका कोई मैनुअल वगैरह होता है माइंडफुलनेस के लिए जो दिया जाए, या खुद सोच के करना पड़ता है? देखिए, रिसर्च तो सबको करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, अगर करेंगे तो डेफिनेटली माइंडफुलनेस का पता चलेगा। लेकिन माइंडफुलनेस में यही होता है कि वो प्रेजेंट में रहें, फ्यूचर के बारे में ना सोचें। अगर वो सिर्फ ये सोचेंगे कि जो मेरा प्रेजेंट मोमेंट है अगर मैं उसमें रहूं, उसको देखूं, जैसे अभी हम इस टाइम पीरियड में बैठे हैं तो हमें इसके अंदर मौजूद रहना चाहिए और इस टाइम को एंजॉय करना चाहिए और ना इसके क्या बारे है। में सोचना चाहिए। आखिरी एक क्वेश्चन जो मैं समझता हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत से लोग इससे सफ़र करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन को किस तरह ख़त्म किया जाए? जी, बिल्कुल। अ, वही बात हो गई कि अगर तो आप माइंडफुल रहेंगे और आप जो आपके पास है, उसको के ऊपर सैटिस्फाई रहेंगे, तो डेफ़िनेटली ना आप सेल्फ ब्लेम करेंगे, ना किसी और पे ब्लेम करेंगे और आप उन चीज़ों में मुतमईन रहेंगे। लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसा होता है कि कि ये कल कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि ये बातें सिर्फ़ करने की हैं और ये नहीं हो पाती। तो इसलिए हम कहते हैं कि एंग्ज़ायटी जो है वो समहाउ पॉज़िटिव भी होती है कि वो हमें अर्ज देती है वो काम अभी करने की। तो जिस तरह से एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी है तो वो पॉज़िटिव होती है, स्टूडेंट को होता है कि उन्होंने अपना ये वाला काम जो है अभी करना है। अच्छा, प्रोक्रेस्टिनेशन एक और वजह से भी होती है कि जब आपके अंदर थोड़ी-सी आपका डोपामाइन लेवल लो होता है और डिप्रेशन के जब सिम्पटम्स आते हैं, तो फिर आप ऐसे हो जाते हैं कि आपका फ़ौरन-फ़ौरन वो काम करने का दिल नहीं तो करता। दवाई-शवाई खाएँ, क्या करें? अच्छा, दवाई खाना तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ। डोपामाइन जो हमारा हार्मोन है, जो हमें अर्ज देता है, मोटिवेट करता है कोई भी काम करने का। जैसे ये गिलास पानी का पड़ा है, अगर मेरे अंदर मोटिवेशन होगी, अर्ज होगी, मुझे प्यास लगेगी, तो मैं गिलास उठा के पीऊँगी, वैसे नहीं पीऊँगी। तो ये एक तो मोटिवेशन इसके लिए वो ज़रूरी होती है। डोपामाइन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए आप नॉर्मल रूटीन में कुछ ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज़ हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी मर्ज़ी का अच्छा फूड खाते हैं तो हमारा डोपामाइन लेवल हाई होता है, हमें खुशी का एहसास होता है। और जब हम कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा बाहर घूमने जाते हैं, थोड़ी खुली फ़िज़ा में जाते हैं, तो उस टाइम भी हमारा डोपामाइन लेवल हाई होता है। और जब हम अपने पसंद के लोगों से मिलते हैं, जिसमें आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, उनसे मिलके भी हमारा डोपामाइन लेवल हाई होता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इनको एक्सरसाइज़ करें, तो हमारा डोपामाइन लेवल हाई होगा और उसके बाद जब डोपामाइन लेवल हाई होगा, तो डेफ़िनिटली आपके अंदर एक एनर्जी होगी, एक मोटिवेशन होगी और आप अपनी डेली रूटीन के टास्क बड़े अच्छे तरीके से करेंगे और प्रोक्रेस्टिनेशन का जो इश्यू है, वो नहीं होगा। अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपका। इसमें एक और चीज़ मैं हाँ जी। ऐड करना चाहती हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि अब एक चीज़, एक लाइन थी कि साइकोलॉजिस्ट आल्सो नीड अ साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट को भी एक साइकोलॉजिस्ट की या थेरेपिस्ट की समटाइम ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी आपने बात की थी कि उनको तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट खुद करना चाहिए। तो इसी तरह आपका डोपामाइन लेवल का भी ये होता है कि जब हम एज ए साइकोलॉजिस्ट वी वर्क अलॉट, या हम पढ़ते भी है, फिर प्रैक्टिस भी करते हैं, फिर डिफरेंट पेशेंट्स को भी देख रहे होते हैं, तो हमें भी सम टाइम किसी ना किसी की ज़रूरत होती है कि हम अपने क्वालिटी टाइम को उनके साथ स्पेंड करें, अपने डोपामाइन लेवल को अच्छा रखें, और डोपामाइन लेवल से फिर आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस को जो है उसमें कमी आती है। और इसी तरह साइकोलॉजी का स्टूडेंट्स भी जो है वो आराम आराम से मोटिवेशन लेते हैं, लेकिन मोटिवेशन जो है वो आपको सिर्फ इनर से नहीं आती या पढ़ने से नहीं आती। आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, किसी प्रैक्टिकल वर्क में, अब जैसे एक मैडम है मुझसे सीनियर है, इनको मुझसे ज़्यादा चीज़ों का पता होगा। मुझे एक मेरा लेट सपोज फर्स्ट एक एक्सपीरियंस है, मुझे थोड़ा सा एंजाइटी फील हो रही है कि मैं अच्छा बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ, नहीं बोल रही। आफ्टर 3-4 अटेम्प्ट के बाद मुझे ये चीज़ें नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगी। प्रैक्टिस से आती है। तो ये तो मोटिवेशन किसी टाइम के ऐसी साथ। चीज़ में आप अपने आप को जो है ना वो हाफ बेक ना रखें, फुली टाइम पे आके एक्सपोज करें। ठीक है, इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली। चीज़ है ये। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।
फॉर दिस वैल्यूएबल टाइम। आपका भी शुक्रिया। तो बॉटम लाइन ये है कि जो मैं ये समझाऊँ कि ये भी एक सोशल इशू है। अपने सोशल लाइफ को नॉर्मल रखना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। जो कि पहले हम पैदल चलते थे, ज़मीन को टच करते थे, घूमते फिरते थे, अब गाड़ियों में फिरते हैं, बबल में रहते हैं सारा दिन। तो सोशल लाइफ को नॉर्मल रखना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। नेवरदलेस साइकोलॉजी जो है और अपनी कॉग्निटिव लाइफ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। यही वो लोकोमोटिव है जिसने सारी ट्रेन को खींचना है। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।